दोस्तों, आज जंगल पॉडकास्ट में हमारे सामने बैठी हैं अपर्णा जी। आप उत्तर प्रदेश में पीसीएस ऑफिसर हैं, फाइनेंस में। और वाइल्ड लाइफ से इनका बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। पैदा ही जहाँ हुई वहाँ बहुत ही फेमस जंगल है। आपका जन्म कहाँ हुआ, जिस जंगल के बारे में आपने मुझे बताया था, और जो आपका वाइल्ड लाइफ के प्रति रुझान शुरू हुआ, कैसे हुआ? विवेक जी, सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूँगी। मेरा जन्म जो है बहराइच ज़िले में एक तहसील है मिहींपुरवा, वहाँ मैं हुआ। और मिहींपुरवा से 40 किलोमीटर की दूरी पर कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और वो उस जगह की का महत्व इस तरह से है कि एक तरफ 2 किलोमीटर पे अगर वो फ्लाइज़ जिसे हम कहते हैं, तो वो 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। नेपाल। तो पीछे जो है बर्दिया नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ आपका कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसके अलावा इनके बीच में बहुत सारा बफर एरिया है। तो उसी में ही रहते हुए बाघों और तेंदुओं और लकड़बग्घों के बीच में रहते हुए और भी बहुत सारे चिड़ियों के बीच में रहते हुए, ऑब्वियस है उस समय में इतनी चीज़ें नहीं होती थी, टीवी या चीज़ें, तो हम लोग यही सब एक्सप्लोर करते थे। तो इस तरह से धीरे-धीरे रुचियाँ बढ़ती रहीं। बचपन में एक बार आपने बताया था कि आपकी मदर ने बताया था कि अकेला सियार आता है, तो वो घटना क्या हुई थी? हाँ, जाड़े के समय थे, मेरा ख़्याल है मैं 6-7 साल की थी और जाड़े का समय था वो। तो क्या होता था कि पहले जो घर बनते थे, उनमें एक बड़ा-सा आँगन हुआ करता था। जैसे आजकल की तरह नहीं, एक बड़ा-सा आँगन हुआ करता था और घर के पीछे भी काफ़ी पेड़-पौधे हुआ करते थे। तो और मुख्य घर जो है, घर और किचन वग़ैरह बीच में हुआ करता था। तो घर के चारों तरफ करीब 4 या 5 फुट की दीवारें हुआ करती थी और उसके पार दूर-दूर तक खेत हुआ करते थे और खेतों के बाद जंगल शुरू हो जाते थे। मुझे अभी भी याद है, दिसंबर की सर्दियों में कुछ जैसे जैसे लोनली जयकाल नहीं बोलता है, उस तरह की आवाज़ें जब आती थीं, तो हमें तो इतनी समझ नहीं थी, लेकिन मम्मी लालटेन की बत्ती बढ़ा करके उसे बाहर कर देती थी और हम लोग जो बाहर खेल रहे होते थे, उनको धीरे-धीरे अंदर क ले जाती थी। और ये पूरी व्यवस्था अगस्त से लेकर के दिसंबर तक चलता रहता था। तो एक दिन मैंने पूछा कि माँ, ऐसा तुम क्यों करती हो जब वो आवाज़ आती है? तो उन्होंने बताया हमें, बेटा जो इकलौता जो सियार होता है ना, वो बाघ को रास्ता दिखाता है। तो हमें लगा कि ये किंवदंतियाँ हैं, मम्मी ने अपनी मम्मी से सुनी होंगी। बाद में केनेथ एंडरसन की एक जो 9 मैन ईटर्स एंड वन रोज़ में जो है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि लोनली जयकाल के साथ बाघ होता है। उनका ये एक एक जिसे कहते हैं ना कि एक वो वाला बंधन, क्या कहते हैं उसको? म्यूचुअल नहीं, म्यूचुअल नहीं, वो उनका कहने का मतलब था कि ये एक बहुत ही अवैधानिक बंधन होता है इनके बीच में। हाँ, इस तरह से एक शब्द उन्होंने एक पर्टिकुलर शब्द इस्तेमाल किया था, मुझे याद नहीं पड़ रहा है। तो वो उस पूरी चीज़ को समझा देता है। तो ये चीज़ें तो थीं उस समय। ये मैं आपको बताऊं, ये चीज़ अभी हमने दिसंबर में देखी यहीं पे। यहाँ पे पहले जैकल दिखा, कैमरे में रिकॉर्ड भी हुआ, लेकिन क्योंकि वो दिखा, मतलब कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुआ, सॉरी, मतलब हमने देखा आंखों से, लेकिन जब डैश कैम में देखा तो फुटेज नहीं आई थी। फिर मैंने डाली नहीं थी यूट्यूब में। तो कई लोग थे मेरे साथ गाड़ी में, और पहले जैकल दिखा और पीछे डाउट था कि लेपर्ड है कि टाइगर है, लेकिन वो गारंटीड टाइगर ही था, क्योंकि उसके बाद अगले दिन लोगों ने देखा टाइगर। तो वो वही वाला केस था कि जयकाल आ गया, हमें पहले फोकस हो गया जयकाल पे। हम लोग 4 लोग थे गाड़ी में, तो उसमें से 3 लोगों ने उस टाइगर को भी देखा, एक का फोकस जयकाल पे ही रह गया। वो देख ही नहीं पाया, उसके पीछे था क्योंकि तो वो घटना हुई थी यहाँ पे। तो जो बचपन में कभी ऐसा सुना आपके आसपास कहीं भेड़िया बच्चे ले गया हो, लकड़बग्गा बच्चे ले गया हो? पहले गांव में बहुत होता था ऐसा कुछ? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बहुत होता था ये। मेरा जो गाँव था, उस गाँव में एक प्रधान जी थे हमारे यहाँ। तो उनकी बेटी आई हुई थी अपने मायके में अपने नन्हे बच्चे को टीका लगवाने के लिए, जो सीएससी, पीएससी पे टीके लगते हैं। उसी घर में कमरे बने हुए थे, उसके बाद लंबा सा आँगन जैसा कि मैंने बताया, और आँगन के बाद गन्ने की खेतों की शुरुआत होती थी। तो गर्मी का समय था, गर्मी का क्या यही समय रहा होगा, अक्टूबर नवंबर का, नवंबर या नवंबर ही रहा होगा, अक्टूबर नवंबर। तो वो गर्मी होती है उस वक़्त, मतलब गर्मी क्या, ऐसी गर्मी जो
पसीना पैदा करती है। तो आम तौर पे मायके में आई लड़की अपना बाहर सो रही हैं बच्चों को लेकर के, तो वो लड़की बेचारी सो रही थी और उसके बच्चे को गोद से उठाकर ले गया। हम्म, उसको पता चला, उसने हंगामा किया, रात में लोग ढूंढने गए, नहीं मिला वो बच्चा। सुबह उस नन्हे से बच्चे का सर मिला। ओ, ये मेरे सामने की बात है, क्योंकि रोना गाना सब हो रहा था और हम, मेरा ख्याल है मेरी उम्र वही 6-7 साल की रही होगी। तो ये मेरे सामने घटना है और सुनने में खूब आता था। एक्चुअली देखिए, जब मेरी आपसे पहली बार बात हुई थी तो जिम कॉर्बेट के बारे में ही हुई थी, क्योंकि कुछ आपने मुझे ऐसी बातें बताई थी। तो उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जिम कॉर्बेट का भी क्या है ना, जो उनका जो हंटिंग कैरियर स्टार्ट हुआ सिर्फ टाइगर लेपर्ड का नहीं था, भेड़िए का भी था। तो एक घटना आपने मुझे बताई थी, नैनीताल में आप गई थी एक बुक शॉप पे, और एक आप गई थी शायद लखनऊ में राम अडवाणी जी। वो दोनों घटनाएं क्या थी? ये सन 2005 की बात है। पहली बार मैं नैनीताल गई थी, तो चूँकि किताबों की प्रेमी थी और नैनीताल जाने पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे प्रकृति बहुत अच्छी लगती है। पहले तो वो जीवन की एक शैली थी, तो कभी अच्छी लगती है वाला एहसास नहीं, ध्यान नहीं दिया, समझ नहीं थी, रोजी-रोटी का चक्कर था, नौकरी थी, पढ़ाई थी। लेकिन नैनीताल में पहुँचते ही मुझे लगा कि प्रकृति बहुत सुंदर होती है। और उसके बाद दूसरा शौक मेरा पढ़ने का था। हम्म, तो वहाँ पे मॉल रोड पे घूमते हुए पहली बार मैं नारायण एंड कंपनी जो बुक शॉप थी उसमें गई मैं। वहाँ मेरी वहाँ के ऑनरशिप, अच्छा, ये मॉल रोड पे? जी मॉल रोड पे है, हाँ। प्रदीप जी से मैं बातचीत कर रही थी, तो उनको कुछ लगा होगा कि हाँ भाई ऑर्डिनरी किताबों से हटके, तो उन्होंने मुझे सबसे पहले मुझे जिम कॉर्बेट की बुक पकड़ाई। हम्म, तो पूरी किताब अंग्रेज़ी में थी, हम लोग यूपी बोर्ड वाले बच्चे, तो पहले थोड़ी हिचक महसूस हुई, लेकिन ले आई मैं उसे। जिम कॉर्बेट की वही पहली जो किताब उन्होंने लिखी थी, वही मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ, मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ। उसके बाद उसको लेकर के मैं गई वापस, और मैंने, वो पुस्तक ऐसी थी कि वो मैंने डिक्शनरी खोल-खोल के पढ़ी, मतलब दिन भर, रात भर। और वो जो पूरा माहौल जिम कॉर्बेट ने अपनी लेखनी में क्रिएट किया हुआ है, सबसे पहले जब आप पहली बार इसको पढ़ते हैं, तो एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। उसके बाद सिर्फ़ प्रदीप जी की से मिलने और उनसे नई-नई किताबें लेने के लिए मैं अक्सर नैनीताल जाने लगी। और जब नैनीताल ना जा पाऊँ, तो लखनऊ में हज़रतगंज पे मेफेयर टॉकीज़ हुआ करता था पहले, अब तो बंद हो गया। अच्छा, मेफेयर टॉकीज़ के सबसे किनारे वाले हिस्से में श्री राम आडवाणी जी की एक पुस्तकों की दुकान थी। राम आडवाणी जी बहुत ही लर्नेड व्यक्ति थे, अब नहीं हैं। अब हाँ, नहीं। अब नहीं हैं। सफ़ेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना करते थे और उन्हें लखनऊ के बारे में बहुत जानकारी थी। और सर वी.एस. नायपाल जिन्हें नोबेल भी मिला था इसमें साहित्य में, सर वी.एस. नायपाल के बहुत अच्छे मित्र थे वो। तो उनके पास जब भी हम बैठते थे तो बहुत सारी जानकारियाँ वो देते थे हमें। वो बहुत ही प्यारे से बूढ़े से व्यक्ति थे। तो जब मैं उनके पास गई, नैनीताल नहीं पहुँच पा रही हूँ तो लखनऊ ही पहुँच गई, लखनऊ में ही। तो वहाँ पे वो किताबें हमको दिया करते थे, तो कॉर्बेट के बारे में उनसे चर्चा होने लगी। तो कॉर्बेट के बारे में चर्चा हो रही थी, तो मैंने कॉर्बेट और मैगी का नाम लिया, जो उनकी बहन, छोटी बहन थी। उन्हें तत्काल मुझे डाँटा और बोला कि मैगी नहीं, मागी, मागी, इसका उच्चारण मागी होता है। हम सिकुड़ गए बिल्कुल। तो ये तो उनका नाम मार्गरेट था ना? हाँ, मागी, हाँ। एक्चुअली वो भारतीय एक्सेंट जैसे हो जाते हैं, हम लोग मैगी बोलते हैं तो मैगी ही हो गया, लेकिन था एक्चुअल में मागी। तो इस तरह से उनसे काफ़ी किताबें हमको मिली। उसके बाद लगातार फिर मेरा नैनीताल आना-जाना होता रहा लगातार। तो उसके बाद भी फिर मैं एक बार वहीं पहुँची, प्रदीप जी के पास। ये राम आडवाणी जी कॉर्बेट से मुलाकात कर चुके थे? हाँ, राम आडवाणी जी ने बताया कि उनकी मुलाकात कॉर्बेट से भी हुई और मैगी से भी, मतलब मागी से भी हुई, मागी से भी हुई। और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया कि कैसे वो कार्ट से, बुलक कार्ट से यात्रा करते थे। मुझे काफ़ी दिन हो गए, सारी घटनाओं का रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन हाँ, एक घटना याद है कि वो बुलक कार्ट से यात्रा करते थे, तो कैसे-कैसे सारी व्यवस्थाएँ वो करते थे, इसके बारे में कॉर्बेट करते थे यात्रा? कॉर्बेट करते थे। लेकिन आडवाणी जी से चूँकि उनका परिचय था
और उनके परिवार के अन्य लोगों से ही परिचय था। तो मतलब मेरा ख्याल है कई सारी हंटिंग ट्रिप में या लखनऊ से गुजरते हुए उनको इनसे मुलाकात होती रही होगी, तो जो भी वो क्रियाकलाप करते थे उसको उन्होंने देखा। लखनऊ से गुजरते हुए कॉर्बेट की हाँ, कॉर्बेट साहब जब लखनऊ से गुजरते रहे होंगे तो मतलब ये हमें आडवाणी ने बताया कि उन्होंने बचपन में ये सब देखा है। एक विडो थी, एक जब कॉर्बेट की फैमिली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना, जब इनके पास पैसे नहीं होते थे, तो इनकी बहुत सारे लोगों ने मदद की थी इनके परिवार की। उसमें जो नाम भूल रहा हूँ, मैरी नाम तो है, उसके आगे का नाम मैं भूल रहा हूँ। मैरी डोएल। मैरी डोएल। उनकी उनकी कब्र जो है वो लखनऊ में है। हाँ, मैरी डोएल, हाँ, ठीक हैं? ठीक कह रहे हैं आप। तो जब ये फाइनली जब केन्या गए, इनके पास ऑप्शन था आगरा होके जाने का, लेकिन ये लखनऊ होके गए। आगरा वाला नजदीकी रास्ता था, लखनऊ होके क्यों गए थे? क्योंकि उनकी कब्र पे आखिरी प्रणाम करना चाहते थे। तो ये मैंने बीच में आपको इसीलिए टोक दिया कि हम जो टॉपिक है वो कवर करते चले ना, फिर उधर वो लौटने का ना रहे। तो आप कुछ बता रही थी कि वो लखनऊ में जब कॉर्बेट आते थे तो राम आडवाणी जी से मुलाकात। मतलब वहाँ के अच्छे अच्छे अंग्रेज लोग या आडवाणी जी का जो मैंने पूरा कैरिकेचर देखा वो काफ़ी अंग्रेजों से मिलता जुलता था। अच्छा। तो वो एलिट लोगों में से रहे होंगे, उनका परिवार रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि बचपन में उन्होंने मागी और कॉर्बेट को व्यवहार करते हुए देखा है, मतलब चीज़ों को रखते उठाते यात्रा की तैयारी करते इस तरह से देखा है। तो उसके बाद फिर मैं कुछ किताबों के लिए, जैसे मैंने बताया कि मैं फिर नैनीताल आई और प्रदीप जी से मिली, तो उसके बाद प्रदीप जी ने मुझे केनेथ हैंडरसन की बुक से परिचय कराया। वो भी बहुत बढ़िया किताबें थीं, मज़ेदार किताबें थीं बिल्कुल, और बहुत सारी किताबें उन्होंने मुझे दी। फिर उनसे दोस्ती हो गई तो उन्होंने मुझे फिर डीसी काला बुक दी और बोला कि देखो कॉर्बेट हमारी सी शॉप पे आया करते थे। 1936 की बात शायद है या 31 की, डीसी काला की बुक में रेफरेंस है। उन्होंने हाथ से मुझे लाइन करके दिखाया कि देखो नारायण बुक एंड कंपनी का नाम है, यहाँ पे कॉर्बेट आकर बैठा करते थे अच्छा दुकान पे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा सुन करके। तो जो प्रदीप जी के पिताजी रहे होंगे उसके। पिताजी रहे होंगे, काफ़ी बड़ा परिवार था। तो प्रदीप जी बहुत बीमार रहते हैं, मेरा ख्याल है 80 से भी ऊपर हैं। तो खैर, तो इसी विषय में बात करते हुए उन्होंने मुझे कुछ बड़ी नितांत व्यक्तिगत बातें बताई। हमने कहा कि सर ऐसा क्या कारण रहा कि वो कॉर्बेट चले गए केन्या, क्योंकि यहाँ तो लोग उन्हें गोरा साधु मानते थे और बहुत सारी बातें। तो उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट वापस आना चाहते थे, और जब यहाँ की स्थितियाँ ठीक हो गई और उनको ऐसा महसूस हुआ कि म्यूटिनी जैसी स्थिति यहाँ नहीं होने वाली है, तो वो अपने देश को बहुत मिस कर रहे थे और वो आना चाहते थे। लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हें मना कर दिया कि आप यहाँ मत आइए। यहाँ के लोगों ने कि एक खास व्यक्ति ने? उन्होंने लोगों ने शब्द इस्तेमाल किया था। उन्होंने 2-3 लोगों का नाम भी बताया था मुझे, लेकिन मैं लेना नहीं चाहूँगी उन्हें। हाँ, और उन्होंने जो अपना घर जिसको दिया था उससे वापस मांगना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया, उसने उन्हें डिनाई कर दिया बिल्कुल। और इसको कहते उनके चेहरे पे बड़ा दुख था, प्रदीप जी के चेहरे पे, और उनके कहने का मतलब था कि लोगों ने उनके साथ ऐसा किया। ये बात उन्होंने कही। इसमें मैं ऐड कर दूं कि जो हम टॉप देखिए, कॉर्बेट को आप भी बहुत अच्छे जानती हैं, मतलब भाई जो भी वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखता है जिम कॉर्बेट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बिल्कुल। मैं भी हूँ, और जो लोग देख रहे हैं वो भी हैं, और कुछ बातें जो आपसे बात करते वक्त निकलेंगी वो सब सुनना चाहेंगे। तो मैं जहाँ जहाँ जो टॉपिक आ रहा है ना, तो अभी जो आपने बात बोली इसमें 2 बातें मेरे दिमाग में क्लिक करी, मैंने कहा ऐड कर देता हूँ। एक तो जैसे आपने बोला ना कि मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं जो पहली बुक लिखी थी, कॉर्बेट ने एक पहली बुक लिखी थी जंगल स्टोरीज। हाँ, उसकी केवल 100 कॉपी छपवाई थी। अच्छा। हाँ, वो उन्होंने क्या किया था कि उनका था कि फ्रेंड्स को देनी है, तो कभी आपके टच में आ जाए बुक, या कभी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं किसी के टच में बुक्स हैं, वो 100 कॉपीज में से कोई ना कोई तो होगा। हाँ, नहीं बहुत सारी है, रेयर बुक है वो। तो वो अगर कहीं किसी को मिल जाए, तो पहली बुक उनकी थी जंगल स्टोरी, दूसरी थी मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं, जिसको कि लोग पहला समझते। और दूसरी बात क्या बोल रहा था, एकदम क्लिक, दूसरा बात अभी आपने क्या बोला था, किस बात से मुझे ध्यान? प्रदीप जी से जो हमारी कॉर्बेट के बारे में बात हुई कि क्यों। हाँ, जो आपने बोला था कि कुछ लोग वाले, उसमें क्या था कि जब कॉर्बेट जा रहे थे
तो जो उनका जो आज गवर्नमेंट का म्यूजियम है जो काला डूंगरी वाला, वो घर उन्होंने कहीं कहीं रिकॉर्ड में आता है 14,000, लेकिन एक्चुअली 14,000 नहीं है, कंफ्यूजन है। 2,000 रुपए में उन्होंने अपने एक दोस्त को पावर ऑफ अटर्नी देके गए थे। 2000 सही है, हाँ। क्योंकि शायद यही प्रदीप जी ने बताया था हमको। 2000 है, क्योंकि गर्नी हाउस जो था 40,000 बेचा था, तो मुझे लगा 40 और 14 मिलता जुलता है ना, इसलिए कंफ्यूजन है। तो शायद किसी वीडियो में मैंने भी कहीं 14 बोला है, क्योंकि जो भाई जो सुनते हैं वो बोलते हैं। तो एक्चुअली इन्होंने जो गर्नी हाउस बेचा था, गर्नी हाउस जब इनका बिक गया 40,000 में, तो जो नाम में निर्मला बिड़ला शायद थी। नहीं, हाँ, नहीं कुछ और नाम है। नाम मैं इसमें स्क्रीन पे लिख दूंगा दोस्तों, एकदम क्लिक नहीं कर रहा मुझे। तो जिनको बेचा था वो जब डील हो गई, तब डील होने के बाद इन्होंने लिफाफे खोल के दिखाए कि ये देखिए 2 कोटेशन आपसे ज्यादा की है। अच्छा अच्छा। तो बोले आपने उनको बेचा क्यों नहीं? तो ये बोले कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस घर को वैसे ही रखेंगी जैसे हमने रखा। ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं था। देखिए यहाँ जो हम बात करेंगे ना, एज ए कॉर्बेट फैन, लेकिन हमें चमचागिरी नहीं करनी है, हमें प्लस माइनस दोनों पे चर्चा करनी, क्योंकि सब्सक्राइबर के सामने सारी देंगे। तथ्य रखने हैं हमें बस। कॉर्बेट गोरे साधु थे, उन्होंने मानवता के लिए भलाई की, इसमें तो कोई जग जाहिर है। कहीं कहीं जो हमने रिसर्च करके या थोड़ा बहुत कहीं पढ़ के निकाला है, वो भी हम करेंगे ना, तो लोगों को काम आएगा। सच्चाई ये नहीं थी। देखिए पैसा तो सबको चाहिए, सच्चाई ये थी कि कॉर्बेट, क्योंकि आपकी बात से ही कनेक्टेड बात है जो अभी आपने बोली है, कॉर्बेट जाते वक्त पूरा मन बना के गए थे कि मुझे लौटना है। अच्छा। तो जो वो नाम मैं बिल्कुल पता नहीं कैसे मिस कर रहा हूँ, स्वर्णकांत ऐसा कुछ नाम है, लिख दूंगा वहां पे। उनको देने का मतलब था क्योंकि वो उनके दोस्त की वाइफ थी, तो जब वे मांगते तो वो अच्छी, वो भी अच्छी महिला थी, है ना। और आज भी अच्छा, उसके बाद तो उनको था कि मैं लौटूंगा तो मुझे हाँ पैसे दूंगा मैं, या ज्यादा दूंगा तो मिल जाएगी। फिर उन्होंने बताया कि देखिए सारी चीजें, और ये जो पियानो रखा है, ये पियानो का हमने कभी भी वो नहीं किया, ट्यूनिंग जो होती है वो पियानो अभी तक, अब मुझे आज का नहीं पता, लेकिन जब तक वो रही वो पियानो वहीं रखा रहा। शायद अभी भी है। अभी भी हाँ हाँ, जब पिछली बार मैं गई थी, अरे पिछली बार भी 10 साल हो गए होंगे, गर्नी हाउस जब गई थी। हाँ, नैनीताल तो जाते रहते, लेकिन गर्नी हाउस जब गए थे तो पियानो मुझे दिखा था। हाँ, मैं भी अपनी नेक्स्ट मीटिंग जाऊंगा, मैं कभी वहाँ इसमें तो गया हूँ, छोटी हल्द्वानी, हाँ इसमें नहीं गया। और जब छोटी हल्द्वानी का था, जब इन्होंने फाइनल अपने दोस्तों को बेचना चाह रहे थे लेकिन फाइनली नहीं बिक पाया, तो अपने एक दोस्त को पावर ऑफ अटॉर्नी देके गए थे। दूसरी बात जो उनके वापस आने से संबंधित है, ये 955 रुपए सालाना किराया भरते रहे थे, ना सिर्फ अपने उस मकान का, बाकी वो जो सारे खेत हैं अपने किराएदारों को दे के गए थे, लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कॉर्बेट ही मालिक थे। और जब तक कॉर्बेट एक्सपायर हो गए तो मागी, जब तक वो रही, मेरे ख्याल से 1955 में ये 14 अप्रैल को एक्सपायर हुए थे, जहाँ तक 21 अप्रैल 14 जुलाई को पैदा हुए थे। नहीं, 25 जुलाई को शायद। 25 जुलाई पैदा हुए, तो 14 अप्रैल को एक्सपायर हुए। तो ये इनसे 8 साल बाद तक जिंदा रही थी, शायद 62 या 63 तक जिंदा रही थी मैगी। तो ये भर्ती नहीं थी, तो इनका ये था कि मुझे लौटना है। दूसरी बात जो मैंने कहीं सुना था या पढ़ा था किसी को, कि ये अपनी जो गन्स थी, गन्स को गर्नी हाउस में कहीं दबा के गए, गन्स लेके नहीं गए। अच्छा अच्छा। हाँ, और वो भी इनका ये था कि मैं लौटूंगा तो मुझे, उनको प्यार, भाई जो आदमी गाड़ी से प्यार करता है, गाड़ी से, जो वो गन से बहुत प्यार करता है। तो ये था उनका लौटने का। म्यूटनी का क्या सीन था कि जो 1857 की म्यूटनी हुई थी, उसमें कॉर्बेट के चाचा को पब्लिक ने मार दिया था, पेड़ से बांध के जिंदा जला दिया था। बचपन से उन्होंने ये कहानियां, ये पैदा नहीं हुए थे लेकिन बाद में तो बताया जाता ना, घर में चर्चा होती। और जो इनकी माँ थी, उनकी तरफ से भी एक व्यक्ति को जलाया गया था, वो भी 1857 में। तो वो उनको कहीं तो था कि भाई ये जनता ऐसा कर देगी, लेकिन ये बात बहुत ज्यादा इसलिए वो नहीं रखती, क्योंकि जब देखिए कॉर्बेट क्या है ना, गरीब तबके के अंग्रेज थे। भारत में जो अंग्रेज थे, उसमें अंग्रेजों में भी क्लासिफिकेशन था। जो हायर तबका था वो गरीब तबके के अंग्रेजों से बात करना पसंद नहीं करता था, और जो गरीब तबके का अंग्रेज था वो नैनीताल में हिंदुस्तानियों से घुलता मिलता नहीं था, लेकिन छोटी हल्द्वानी में ये लोकल बच्चों से खेलते थे साथ में। नैनीताल में दूरी रखनी पड़ती थी क्योंकि वहां दूसरे देखने वाले, है ना, ऐसा सिस्टम था।
तो जब सबसे पहले जब देश का विभाजन हो गया, सबसे पहले जो ब्रिटिश सेवा में कार्यरत अंग्रेज थे वो गए बाहर। उसके जो उच्च क्लब में और हाई सोसाइटी थे वो गए, है ना। और व्यापारी वर्ग जो बिजनेसमैन थे यहाँ के वो गए। सबसे आखिरी में जो निचला तबका था उसको जाना था। तो जो निचले तबके के लोग कॉर्बेट, अच्छा इन बिटवीन में जोड़ दूं कि 1930 से लेकर 1940 तक कॉर्बेट बहुत रसूखदार हो गए। वायसराय से जान पहचान, दो वायस, लॉर्ड लिंलिथगो और एक और कोई थे, गवर्नर से जान पहचान, आइबर्टसन वगैरह तो इनके यार थे, लंगोटिया यार थे। और केन्या जो गए थे तो आइबर्टसन भी केन्या गए थे क्योंकि वो सर्विस में थे ना, उनका अधिकार पहले था, तो वो भी वहीं गए थे केन्या। तो नहीं, उनके केन्या जाने में ना आइबर्टसन का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, हाँ। क्योंकि क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इनपुट मिले हैं कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, तो उस समय के अंग्रेज जो अधिकारी थे जिनके साथ ये उठते बैठते थे, उनको ऐसा लगता था कि आगे चल करके हो सकता है हम लोगों के लिए मुसीबत हो जाए अगर भारत आज़ाद हो जाता और हम यहीं रहते हैं तो। क्योंकि कई बार ऐसा था कि एक दो पीढ़ियाँ उनकी यही रह चुकी थी, तो वो वहाँ ज़्यादा अपने देश में ज़्यादा बेहतर नहीं महसूस कर पाती या उनको फिर से अपने को सेटल करना पड़ता। तो एबेडसन केन्या में जब शायद ज़मीन ले रहे थे तो उन्होंने कॉर्बेट को भी मतलब ये बता कि ये ऐसा ऐसा हो सकता है, तो इस तरह से उनको मनाया था। और दूसरी बात तो जो इन्होंने केन्या को सेलेक्ट किया था उसका एक तो रीजन था कि वहाँ एक तो फॉरेस्ट है, दूसरा ब्रिटिश उपनिवेश है, तो जिस कल्चर में रहने की इनको आदत थी वो कल्चर वहां पे मिल रहा। देखिए जो एक मैंने इस वाइल्ड लाइफ में नहीं, क्योंकि मेरा सिविल सर्विसेज में मेरा सेकंड सब्जेक्ट हिस्ट्री था मेंस में, फर्स्ट लॉ था, तो मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे पता नहीं कहाँ पढ़ा है, कि जो वायसरॉय थे यहाँ पे जब वो यहाँ से जाते थे ना लंदन में, उनको सामान कैरी करना पड़ता था। अच्छा। यहाँ वो तो एक बच्चे ने बोला कि माँ ये फलाना ट्रेन रोकने की बात थी। यस, हाँ, मुझे अभी अच्छे से याद नहीं है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन चलने से पहले जो गार्ड और ड्राइवर आते थे, हाँ, परमिशन मांगते थे, और ऐसा इंग्लैंड में नहीं होता था। तो उस बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या यहाँ ड्राइवर और गार्ड मुझसे पूछने नहीं आएंगे कि ट्रेन कैसे चलेगी? कहा कि ये ट्रेन रुकवाओ, तो उसने कहा ये इंडिया नहीं है। हाँ, ऐसी घटना, यही घटना मतलब आधी अधूरी याद है। मतलब जब वायसरॉय की ये कंडीशन नहीं थी तो आम इंसान वहां तो जरूरत से आम हो जाता है, लेकिन जब ये केन्या जाते तो वहां ये था कि भाई उपनिवेश है तो कुछ कुछ वैसा ही है। तो एक कंडीशन ये थी कि उनका, लेकिन जब ये जा रहे थे तो जब उसके पहले जो गरीब तबके का अंग्रेज इनके पास आता था कि हम जा रहे हैं, तो ये बोलते थे क्यों जा रहे हो, ये हमारा देश है। कॉर्बेट बोलते थे अंग्रेजों को कि क्यों जा रहे हो, तो हमारा देश है ना। अचानक से उनका माइंड कैसे चेंज हो गया। देखिए म्यूटनी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मतलब एनालिसिस कर रहे हैं जो बातें आती हैं। अगर हम ये बोलते हैं कि उनके बचपन में चाचा की जो मौत है वो थी, तो वो मौत तो बचपन से, हाँ, वो तो बहुत पहले उसका, हाँ, इन्होंने सुनी। तो जब दूसरे अंग्रेजों को बोलते थे कि तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हारा देश है, तब फिर वो बातें अचानक कैसे चेंज हो गया। दूसरी बात, फिर धीरे धीरे इनका डिप्रेशन आने लगा। फिर क्या होते थे जब ये बैठे होते थे और कोई बोलता था कि साहब देश आजाद हो रहा है, बोला हाँ हाँ तुम्हारा देश आजाद हो रहा है, अब हमें कौन पूछेगा, ऐसे टॉन्ट मारते थे कॉर्बेट। तो वो जो घटनाक्रम है इसमें थोड़ी निगेटिव बात है, लेकिन ये ऑन पेपर है कि एक तो इन्होंने गोविंद वल्लभ पंत जी को लेटर लिखा था जो पहले मुख्यमंत्री थे कि क्या मुझे वो विशेष अधिकार प्राप्त रहेंगे जो मुझे ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे थे। तो उन्होंने जवाब दिया था नहीं, ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं रहेंगे किसी भी व्यक्ति को। एक बात। दूसरी बात जो बार बार ये आता है कि जिम कॉर्बेट के पास एक ऐसा परमिट था जो उनके अलावा सिर्फ एक व्यक्ति के पास था, है ना। कई बार बात आती है कि शायद वो वायसरॉय का था, लेकिन वायसरॉय का नहीं था। वायसरॉय को किसी परमिट की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब उसकी इंक्वायरी की गई, मार्टिन बूथ डीसी का सबने की, तो ऐसे फॉरेस्ट अधिकारियों से पूछा गया तो ऐसे किसी परमिट की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है ना, ऐसा कोई परमिट था नहीं। वो एक प्रिविलेज मान लिया गया कि इनको अधिकार था कि भाई जाओ, पर जंगल का परमिट था। परमिट तो ये छोटी हल्द्वानी के इलाके का परमिट इनके पास था, और जैसे एक बार हंटर्स आए थे तो बगल वाला दूसरों को दिया गया था, वो शेर का शिकार करने आए थे और वो शेर कॉर्बेट के इलाके में था, तो उन्होंने क्या भैंसे बांध दी उधर अपने इलाके में, ताकि शेर उधर चला जाए, ताकि शेर उधर चले जाए। तो वो मतलब
कुल मिला के जो जहां मैं जिस टॉपिक पे था कि अचानक ऐसा हृदय परिवर्तन क्या हुआ, तो उसमें कुछ बातें थी जो अफवाहें चलती ना। अफवाहों का देखिए होता क्या है कि आपको कभी भी किसी बात का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, है ना, चाहे वो कोरोना हो, चाहे जैसे आजकल इबोला हो गया है ना, अभी कोई बोलेगा एक केस आया है इंडिया के अंदर, सुनने में आया, अगर कोई आएगा तो आपके बिल्कुल कान खड़े हो जाएंगे, अरे क्या है ना। और जो उस वक्त भी सुनने में आया था कि जैसे कोई भी बीमारी होती तो उस वक्त कोरोना में ये था कि बहुत सारे लोग तो दहशत से चले गए, या सांप काटने में भी होता है हाँ 90% लोग को जहरीला सांप नहीं काटता, लेकिन वो दहशत में चले जाते हैं। और उन्हीं को अगर ओझा ट्रीटमेंट करते, कुछ नहीं, झाड़ू हिलाई मंत्र पड़े, लेकिन वो सोचते हैं हमारा इलाज हो गया, तो वो दहशत वाले बच जाते हैं, और जो जहरीले वाले वो तो चले जाते हैं। तो वो 100 में से 90 बचते हैं, तो होता भाई ओझा ने बढ़िया काम कर दिया। सही बात। तो ऐसा ही जब आदमी परेशान रहता है तो वो बहुत निगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आते हैं। उस टाइम पे जो ये होने लगा, ये होगा, भीड़ ये करेगी वो करेगी, तो कुछ बातें पहले से चलती थी, जो निगेटिव बातें उनके खिलाफ चलती थी। जैसे कि एक बात ये चलती थी कि वहाँ छोटी हल्द्वानी में नीली आंखों वाले बच्चे हुए थे, ये आपको पेपर से मिल जाएगा। तो और वहाँ कोई भी पुरुष नीली आंख वाला नहीं था कॉर्बेट के अलावा। तो वो क्योंकि ये बहुत पावरफुल थे, 1930 से 1940 में कॉर्बेट का जो रसूख था वो पूरे यूनाइटेड प्रोविंस में उस रसूख का कोई व्यक्ति दूसरा नहीं था। जो पोस्ट पे है वो अलग छोड़ दो, पोस्ट वाली बात नहीं, बिना पोस्ट के व्यक्ति में यही थे। हालांकि कुछ पोस्ट पे भी रहे, ये शायद नगर पालिका के अध्यक्ष भी रहे, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी बने, ठीक है, अलग अलग पोस्ट दी गई इनको। इनको केसर हिंद का उपाधि भी दी गई। अच्छा, ये बात मुझे ध्यान नहीं तो है। इनको मतलब क्योंकि इन्होंने मैनीटर मारे तो इनको बहुत सारी ऐसी चीजें मिली। तो लेकिन बिना पद के सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति यूनाइटेड प्रोविंस के जो जिम कॉर्बेट थे। तो पहले ये बातें चलती थी, तो जो समूरत को नहीं दोष गुसाई, मतलब जब आप पावरफुल हो, आपके हाथ में डंडा है, तो कोई आपके सामने कुछ बोल नहीं सकता है ना। सत्ता परिवर्तन भी होता है, फिर जब परिवर्तन हो जाता है उसके बाद देखिए विरोध सामने आता है, पहले लोग चुप रहते हैं। उनके मन में ये नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा आने लगे थे, भले ही वो अफवाहें रही हो, है ना, मैं ये नहीं बोल रहा सच्चाई है, लेकिन उनको लगता था ये अफवाहों का बाजार गर्म होगा, मेरे पास प्रिविलेजेस भी नहीं है, अभी तो मेरा एक मतलब चिट्ठी लिखूं, चाहे सभी मेरे अपने लोग हैं। हाँ, हल्द्वानी जाके फोन ट्रंक कॉल भी हो जाता था। जब लॉर्ड लिंगलिथगो आ रहे थे तो इनके पास एक टेलीग्राम आया था कि वो आना चाहते हैं, 10 दिन का जो बफर एरिया है। तो इन्होंने बोला था कि कल मुझे 11 बजे आप फोन करिए हल्द्वानी में, है ना। तो छोटी हल्द्वानी से हल्द्वानी गए थे, बीच में एक फॉरेस्ट अफसर से मिले थे और उससे बोला था ऐसा ऐसा, उसने कहा था मैं व्यवस्था कर दूंगा शिकार की, लॉर्ड साहब की। लॉर्ड, अच्छा, लॉर्ड साहब को ही लाट साहब बोलते हैं। हाँ, सही कहा। ये बोलते हैं ना कि तू अपने आप को बड़ा लाट साहब समझता है, तो लॉर्ड साहब से। तो ये सीन था कॉर्बेट का कि उनको नेगेटिव था, उनको लग रहा था कि यार मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तो चले तो गए कि उनको लगा यहाँ दंगे होंगे, फसाद होंगे, ये भी होगा। कई लोग बोलते हैं कि वो जंगलों की कटाई उन सब चीजों से दुखी थे, ऐसा नहीं था। बातें तो बहुत सारी होने लगती हैं, लेकिन जब आप सिरे मिला के थोड़ा सा एनालिसिस करोगे ना, तो ये सिस्टम था कि जो आप बात बोले तो उससे मुझे याद आ गया। तो जो इन्होंने गर्नी हाउस वाला बात थी, तो वो अपने परिचित को बेचा, और वो मतलब 2 कोटेशन ऊपर होने के बावजूद, जो आप अभी आपने बोला कि वो जहां से इतनी सारी बातें मुझे याद आ गई कि जो जिस घर को उन्होंने छोटी हल्द्वानी को बेचा था, बाद में उस व्यक्ति ने मना कर दिया। तो हुआ क्या कि जिसको इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी, उसने जिस व्यक्ति को बेचा, संपर्क तो था ही, कॉर्बेट को कौन नहीं जानता था, चिट्ठी का आदान प्रदान होता था, बहुत सारे लोग लिखते थे। तो इवन अपनी मृत्यु के 15-20 दिन पहले भी इन्होंने एक चिट्ठी का जवाब अपने गुमनाम मित्र को दिया, है ना, वो चिट्ठी है। तो उसमें जब जिस व्यक्ति को इन्होंने भेज दिया, वो पावर ऑफ अटॉर्नी वाले ने, तो 2000 रुपए का था, ये 40,000 का था। उसने फिर बाद में, खैर जब कॉर्बेट आना चाहते तब नहीं, बाद में गवर्नमेंट को अच्छे मुनाफे बेचे, तब आज ये गवर्नमेंट के पास है। तो वो वाली, कुछ लोग बोलते हैं उसी व्यक्ति ने मना किया कि लोग नहीं, मतलब मैं पक्का नहीं बोल रहा कि लोग नहीं चाहते कि आप वापस आओ, है ना। और जो लोग नहीं चाहते जो आप वापस आओ, उसमें वो जो अफवाहों का बाजार गर्म था, वरना कॉर्बेट से किसी की क्या दुश्मनी थी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये है कि देखिए, आपको ध्यान होगा, अभी आपने 1-2 दिन पहले एक स्टोरी करी है, मेरा हिंदुस्तान। उसमें एक मल्लिका करके एक चैप्टर है ना?
उसको लोगों ने सुना ही होगा। वो ऐसे ही आप किसी के बारे में नहीं कुछ लिख सकते हैं। चित्रण किया था। चित्रण जो किया है उन्होंने, ऐसे ही नहीं लिख सकते, क्योंकि उनके जीवन में उसकी सबसे महत्वपूर्ण तो उनकी बहन ही थी। हाँ, जो बहनी थी? डोमिनेट भी करती थी, और थोड़ा जो अफवाहों के बाजार गर्म थे, हाँ। उसमें एक ये भी था। तो मागी के बारे में लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखा उन्होंने। और मैंने तो ये भी सुना है कि बलरामपुर की राजकुमारी को फिर उन जाते समय यहाँ से कुछ धनराशि उनके लिए भी वो मनी ऑर्डर भी करते थे। करते थे वो। हाँ हाँ, ये बात मैंने सुना है। खैर ये तो नहीं, वो देखिए मेरा क्या है ना, देखिए जैसे कि हेलन नाम की लड़की थी, है वो, उसका वो थी लंदन में, उसके साथ इनका अफेयर था, मिलने जाते थे। जब एक और बीच में जोड़ दूं, जब केन्या गए हैं इंडिया से, मागी और कॉर्बेट, मागी की पहली समुद्र यात्रा थी। अच्छा। और ये 1 दर्जन यात्राएं कर चुके हैं, है ना, इनकी पहली नहीं थी। तो उसमें देखिए पर्सनल लाइफ, अगर मान लीजिए किसी का किसी से अफेयर है, उस बात से जनता को क्या प्रॉब्लम होनी है ना। अगर हेलन से है, आम जनता क्या कर सकती है। प्रॉब्लम क्या है, जो आपने मल्लिका वाला जिक्र किया, मैं उसमें, क्योंकि हर किसी ने हो सकता है वो कहानी ना सुनी हो, और नॉर्मल है चित्रा, उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो बखान किया है, उन्होंने लिखा है कि मैं उस गांव की महिला के बारे में बता रहा हूं, जो प्रधान की पत्नी थी, जो कि बेहद सुंदर थी। आज उसके बाल बर्फ की तरह सफेद हो चुके हैं, लेकिन जब मैं उससे पहली बार मिला था, उसके बाल एकदम सुनहरे, उसके चमकते हुए काले बाल थे। आज उसके गाल सफेद हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त गुलाबी गाल थे। और वो गांव की निसंदेह सबसे सुंदर महिला थी। और अगर आप उसकी तरफ उसको निहार रहे होंगे, तो वो समझ जाएगी कि आप उसको निहार रहे हैं, लेकिन शायद है, बुरा नहीं मानेगी। लेकिन वो बुरा नहीं मानेगी, लेकिन वो बुरा नहीं मानेगी, और उसको आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसके आगे पता नहीं, शायद मैं भूल रहा हूँ, मतलब उसको आपत्ति नहीं, मतलब तो जो चित्रण किया ना, एक तो वो अनमेरिड थे, लेकिन जब महिला का चित्रण किया तो उसमें पूरा उन्होंने जो एक तो हम यहाँ बैठे हैं आज बारिश का माहौल हो गया, तो मतलब बारिश तो नहीं हुई, लेकिन कीड़े बहुत आ रहे। तो उसमें जो एक हमारे जो साहित्य था, साहित्य में एक बात बोला जाता था, नख शिख वर्ण नहीं, नक 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 मतलब नाखून, और शिख मतलब चोटी, कि मतलब महिलाओं का पैर के नाखून से लेकर चोटी तक का जो वर्णन है, तो कुछ कुछ उस अंदाज में किया। और एक और रुद्रप्रयाग मैनीटर है, उसमें 18 वर्षीय एक महिला को लेपर्ड लेके चला गया था, और वो कूदा था, वो सब जांच कर रहे थे कि वहां से वहां तक छलांग मारी थी। उसके लेपर्ड के ने कपड़े पूरे फाड़ दिए थे, और वो उसके स्किन को चाट चाट के, जो ब्लड का हल्के से खुरदुरी स्किन से ब्लड निकलता है ना, उसको टाइगर और लेपर्ड चाटते हैं पहले। उसका भी जो बखान किया था, वो मैं यहाँ नहीं कर रहा, वो आप स्टोरी मेरी चैनल पे भी है, रुद्रप्रयाग मैनीटर, उसमें लिखा है। तो महिलाओं का जो चित्रण जिस निगाह से वो किया था, क्योंकि वो आज भी विवेक जी देखेंगे, आज हम लोग 21वीं सदी में बैठे हैं, 2026 में बैठे हैं, और वो 100 साल पहले की बात है। आज भी हम आप जैसे साधारण मध्यम वर्गीय लोग इस तरह की बातें नहीं कर सकते। अभी मैंने वो रोक दी बात, वो रुद्रप्रयाग वाले की आप देख लेना। नहीं सकते हम लोग, आज भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आज से 100 साल पहले इस तरह से बात कर पाना। और दूसरी बात, 100 साल पहले तो लिखा, लेकिन घटना कब हुई? और भी पहले हुई। हाँ, घटना 25 साल पहले हुई। और जो बुक लिखी 25 साल बाद, है ना, लेकिन वो बात उनके दिमाग में, उसका चित्रण था, सब कुछ था। तो उस तरह की बातें उनके लिए चलती थी, और शायद बहुत सारी बातों में एक ये वजह उनको थी कि ये बातें मेरे खिलाफ जाएंगी और लोगों का आक्रोश आ जाएगा, या कोई लड़ने आ जाएगा, कोई वो। तो मुझे, मेरे पास कोई प्रिविलेज नहीं है, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। हाँ, जो वायसराय थे और ये थे वो थे। हाँ हाँ। तो फिर सांबर डियर की आवाज आई। तो ये, क्योंकि हमने बोला कि हम पॉजिटिव तो सारी बातें हैं ही, जो नेगेटिव है हम वो भी लेके चलेंगे, ताकि ये पॉडकास्ट जिम कॉर्बेट के फैंस के लिए एक यूनिक हो जाए, मेमोरेबल हो जाए। हाँ, उनको उनके जीवन के सारे अधिकतर पहलुओं के बारे में, हमें सब कुछ नहीं मालूम, हमें जो थोड़ा बहुत मालूम है वो चर्चा करें, है ना। कई बार मतलब पॉडकास्ट हमारे जो चैनल के हैं लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन 2-4 लोग तो होते हैं, ज्ञानचंद रायचंद, जो कमेंट लिखते हैं। एक दिन किसी सज्जन लिखा, ये पॉडकास्ट ले कौन रहा है, जैसे अभी आपके पहले रिटायर्ड मेजर आए थे, तो उसमें वो भी मुझसे सवाल कर रहे हैं।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इंटरव्यू नहीं है, पॉडकास्ट है। पॉडकास्ट में दोनों एक दूसरे से पूछ सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों का आदान प्रदान है। इसमें जो आपको मालूम बोल रहे हैं, जो मुझे याद आ रहा है वो बोल रहे हैं, है ना। एक बात विवेक जी और है, कॉर्बेट के बारे में जो आत्माओं वाली बात है ना, मेरे हिसाब से लोग बहुत तरह से उसकी व्याख्या करते हैं। आपने भी काफ़ी बड़ा से एक उस पे जो है वो बनाया था पूरा एक जो पूर्णागिरी मंदिर वाला। अच्छा, वो चंपावत वाला, जो भूतों वाला हम लोग कहते हैं कॉर्बेट, डरते थे, उनको घबराहट होती थी बंद कमरे में, पैनिक अटैक आते थे। मेरा ख्याल है कि अ, ये सच नहीं है पैनिक अटैक वाली। हालांकि लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि कॉर्बेट जीवन भर अविवाहित रहे, और इसी चूंकि वो अविवाहित रहे और मतलब उनके बंदूक प्रेम या शिकार प्रेम को एक मेल डोमिनेंट व्यवहार के रूप में मानते थे, और शेर को मारना एक फीमेल व्यवहार के बारे में। तो खैर, अब कहने की बात है, मनोविज्ञान तो परतों परतों में है, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि हाँ, वहाँ पे घटनाएं वास्तविकता में हुई थी और वो वाकई पैरानॉर्मल है। क्योंकि पैरानॉर्मल लोग बहुत कुछ कह सकते हैं कि ये भूतों में विश्वास करते हैं, अरे क्यों नहीं करें। आज से 1000 साल पहले अगर हम किसी से कहते कि भैया आसमान में लोहे के बड़े बड़े यंत्र उड़ेंगे, तो लोग कहते कि ये पागल हो गया है। तो जिसके बारे में हम अभी भी जानकार हो ही नहीं पाए हैं, हम इतने आगे बढ़ ही नहीं पाए हैं जिसके बारे में जानकारी के, क्योंकि पदार्थ ना बनता ना जो है ख़त्म होता है। तो मुझे लगता है कि ये पैनिक अटैक वाला मामला नहीं है, वाकई में कुछ नहीं, क्योंकि उनके पहले से भी वहाँ वो घटनाएं चलती थी। तभी तो तहसीलदार रुके नहीं थे। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी ना कि वो एक बार पहली बार ही उनको पैनिक अटैक है, ये नहीं। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मैटर वहाँ पे पैरानॉर्मल रहा हो। वो जो मैंने पढ़ा था ना, एक पूरा रिसर्च पेपर कहीं से निकाला था, उसमें जो लिखा था सारी बातें, उसमें मार्टिन बूथ से लेके सबका था। तो उसमें मतलब जो देखिए, आदमी बताने के लिए तो है नहीं, सिरे से सिरे जोड़ा जाएगा, है ना। तो वो उसमें ये बताते थे कि भाई ये कपड़े भी जो पहनते थे, शॉर्ट्स पहनते थे। इनकी जो आदतें थी ना, इनको खुले में रहने की आदत थी। ये जो छोटी हल्द्वानी वाले घर में थे तो टेंट में सोते थे, और जब गर्नी हाउस में सोते थे तो क्योंकि बाहर सो नहीं सकते थे खिड़कियां खोल के, इनको मतलब बंद उसमें रहने की आदत नहीं थी। तो उससे लोगों ने आकलन लगाया। फिर दूसरा ये एक आकलन ये लगाया कि अगर हुआ था तो बाद में लिखने, वो घटना तो जब हो गई थी 1907 की घटना है, बुक कब लिखी, 1942 में लिखी मेरे ख्याल से। तो 35 साल बाद क्या हुआ था बताने में क्या दिक्कत थी। उन्होंने अगर ये बोला कि ये बुक वाइल्ड लाइफ की है, इसके जिक्र में कहीं और करूंगा, तो पूर्णागिरी मंदिर का जो जिक्र किया, क्या वो वाइल्ड लाइफ की बुक नहीं थी? है, वो भी थी। तो अच्छा, दूसरी बात उसी से रिलेटेड, जो राजा के महल की घटना हुई थी एक, जब गए थे वहां भी वो ऐसे ही निकले थे बगल कमरे में, और नाश्ते में पूछा था क्या हुआ। तो जैसे हमारे साथ हुआ, मान लीजिए कोई घटना होती है, मेरे साथ 2 4 5 पैरानॉर्मल घटनाएं हुई, अगर मेरे सीधी वाले बंगले का है तो मैंने बार बार बताया, और एक ही बात बार बार बताऊंगा क्योंकि वही हुआ है, और वो आज भी ऐसे ही अबंडेंट पड़ा हुआ है। हाँ, तो उसको बताते वक्त मैं संकोच नहीं करता हूँ, है ना। अगर उस वक्त कभी किसी बात से मैं डर भी गया तो आज मैं बता सकता हूँ उन्होंने क्यों और इतनी बुक लिखी, है ना। ट्री टॉप तो उन्होंने अपनी मृत्यु के 12 या 15 दिन पहले खत्म की थी, है ना। लिख सकते थे, क्यों नहीं लिखा, इसलिए लोग ऐसा आकलन लगाते हैं कि भाई मैं कह रहा हूँ हुआ। हॉन्टेड बंगलो तो पहले से लोग बोलते थे, तो बता देते। पूर्णागिरी मंदिर का क्यों बताया? पूर्णागिरी मंदिर एक और घटना है, चुड़ैल के घुंघरू वाली घटना भी कहीं आती है कि कहीं ये लोग गए थे तो वहां घुंघरू की आवाज आ रही थी, वो भी इन्होंने कही। देखिए, आप जो कॉर्बेट के बारे में जानते हैं, मतलब ये बात तो हमने छोड़ दी कि क्या हुआ है, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ, वो आप मात्र 10% जानते हैं। आप मतलब मैं, आप सारे, क्या आपको मालूम है कि एक बार मचान पे बैठे थे और कॉर्बेट सो गए थे, मागी ने मारा? नहीं, ये नहीं मालूम है, नहीं मालूम। ये घटना है, क्योंकि मेरे पास लोग आते रहते हैं, बात होती रहती है। तो जब किसी दिन, मागी भी बहुत अच्छी निशानेबाज थी। तो जब ये थके थे, क्या वजह थी मुझे ठीक से क्लियर नहीं, अपने आसपास ही छोटी हल्द्वानी में बोर नदी के आसपास मचान बना था, तो उसमें मागी ने भी बगल में मचान बनवाया था, और ये सो गए थे, और उस टाइगर को मागी ने मारा था, ठीक है ना। लेकिन ये कॉर्बेट की किसी बुक, आप जंगल लूर, आपको ध्यान होगा विवेक जी, जंगल लूर में वो बंशी की बात करते हैं, और वो कहते हैं कि एक बार ऐसे ही जंगल में बहुत तेज तूफान आया और बंशी ने चीखा, और वो डरते डरते, उनको तो पहले बहुत डर लगा, फिर वो डरते डरते उन्होंने खोजा
कि उसका सूत्र कहाँ पे है, और फिर उन्होंने देखा कि दो पेड़ आपस में एक दूसरे से क्रॉस की तरह पड़े हुए हैं। नहीं, एक्चुअली एक पेड़ खड़ा है, हाँ। दूसरा आंधी से गिर गया है, सारा वजन इस पे है। और वो रगड़ रगड़ के इतना चिकना हो गया कि हवा जब उनके बीच से गुजरती है तो बंशी की तरह आवाज आती है। तो उन्होंने कहा कि उस दिन के बाद से मैं हर उस चीज़ के बारे में मतलब उसका साइंटिफिक एनालिसिस करने लगा, और मतलब कि उसका मेन कारण क्या है ना। लेकिन वो जब चंपावत बंगले की बात आती है या उस तो फिर वो इस बारे में बिल्कुल जिक्र भी नहीं करते। चुप हो जाते हैं, है ना। तो वो क्योंकि देखिए उनको केन्या जाके ये डर तो नहीं था कि चंपावत की भूतनी आ जाएगी, है ना। डर ये था कि वो जब जैसे जिसको ऐसा होता है ना पैनिक अटैक का, अगर उसको बस की सीट में या फ्लाइट में इकोनॉमी क्लास में बैठा दो, लंबा आदमी, उसके घुटने जब सीट में टच होने लगेंगे, उसको सांस आनी बंद हो जाएगी, सफोकेशन फील होगा, है ना। वो सोच के भाई नाक का घुटनों से क्या कनेक्शन है ना। लेकिन वो सोच के कि मैं घुट रहा हूँ, बस में बैठा दो। मेरे एक दोस्त, खास दोस्त, उसके भैया को हो गया था, उनको ऐसे ही था, अगर वो बस में बैठ गए सीट पे तो वो बस रुकवा के उतर जाते, क्योंकि उनको लगता था मेरे सांस नहीं आ रही। तो इसलिए ये वाली बात उठी। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पूर्णागिरी का बताया, उसका कोई जवाब नहीं था। क्योंकि जो छरबत्ती जो गुजरात में हम कच्छ में बोलते हैं, वहां तो बोलते हैं मीथेन गैस है, वहां तो खारा पानी है। उत्तराखंड में तो साफ पानी है। बिल्कुल सही कहा। और जहाँ वो पूर्णागिरी मंदिर था वहां तो पानी भी नहीं था, रॉक थी, और रॉक भी ऐसी थी कि वहां तो घुराल ना खड़ा होता। सही बात है, सही बात। और उसको बताने में उन्हें कोई संकोच नहीं था, क्योंकि वहां पे उनकी व्यक्तिगत खुले में थे, खुले वो खुले में बैठे थे सामने, वो सामने चीज और उनके आदमी बैठे थे, सबने देखा, है ना। वो बंद कमरे में नहीं थे, है ना। तो मतलब वो जो भी हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ जैसे घटनाक्रम होता है, ये वाली बात है कि मागी ने मारा। एक और देखिए, कॉर्बेट के लास्ट टाइगर को मारने का एक बोला जाता है कि लद्या वैली, क्या नाम था, लद्या वैली का जो था, 1946 में भी कॉर्बेट ने एक टाइगर मारा है। लेकिन कई लोग बोलते हैं वही था, चुका वाला था शायद, है ना। तो लेकिन 1946 में एक टाइगर उन्होंने मारा था अपने छोटी हल्द्वानी में, जो कि कैटल किलर था। और वो इसलिए मारा था कि वो जहाँ मागी टहलने जाती थी, वहां पे वो कई बार पुल के सामने खड़ा मिल गया, और वो हटने से इनकार कर रहा था। तो इनको लग रहा था बहुत ढीठ हो रहा है, उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है, शायद आज नहीं तो कल मेरी बहन के लिए खतरा बन जाएगा, तो उन्होंने मारा था। तो कैटल किलर था। लेकिन उसकी वो देखिए, कॉर्बेट के कितने 33 बोलते हैं शायद ना, दो तो लेपर्ड हो गए, बाकी कितने 13-14, मतलब 13-14 टाइगर मारे मैन ईटर, मतलब इनका आंकड़ा है 33। हाँ, मतलब जो हम लोगों को पता है, जो प्रकाशित है, जो प्रकाशित है, बिना प्रकाशित 100 से ऊपर मारे हैं। और उसके अलावा जो उसी बिना प्रकाशित में वो 1940 वाला, हाँ, सही कहा आपने। नहीं, उसका उन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। हाँ, रेफरेंस दिया है, क्योंकि वो उसमें वो बताते हैं ना कि वो बाघ आ रहा था। हाँ, तो वो बाघ आ रहा था उस दिन, वो पता नहीं किस धुन में थे कि जिस रास्ते पे वो रोज चलते हैं और जिस पे उल्टे साइड से बाघ आ रहा है, उससे उतर के गए वो एक लाल मिट्टी वाली, एक धूल वाली सड़क पे उतर गए। बाद में जब उन्होंने अपने जूतों में देखा कि लाल वाली धूल, हाँ, लाल धूल क्यों मेरे जूतों में लगी हुई है, तब उन्हें ख्याल आया कि मैं उस सड़क पे क्यों चला गया बिना मतलब। दूसरे दिन जब वो गए तो उन्होंने देखा कि जिस सड़क पे वो रोज जाते हैं, उस सड़क पे बाघ उधर से आ रहा था, उसके पैर के निशान थे। नहीं, ये घटना क्या हुई थी कि जब ये जा रहे थे, इसमें क्या था कि कोई टाइगर, कुछ लोगों ने बोला कि वहां कुछ मारा है, उन्होंने शिकार मारा है। तो ये जब जा रहे थे, लाल मिट्टी थी। अच्छा, ये क्या अपने पैरों का विशेष ख्याल रखते, साफ रखने में, आके पैर धोना इनका आदत थी। तो जब जा रहे थे, इन्होंने देखा, जब घर आए तो मेरे पैरों में लाल मिट्टी क्यों लगी है। तो इन्होंने क्या, चक्कर क्या है, मैं तो गया ही नहीं। फिर जब ये अगले दिन अपने फुट प्रिंट्स देखे इन्होंने, तो इन्होंने देखा कि अपने आप ये बाई डिफॉल्ट उतर गए, एक जगह से उतर के बाई डिफॉल्ट चढ़ गए, और जहां से उतरे वहां वो उस जगह पे टाइगर के बैठने के निशान थे। यानी ये बिल्कुल टाइगर के बगल से गुजरने वाले थे, बैठे हुए, अपने आप ये उतरे थे, सिक्स सेंस ने, और निकल गए। लेकिन ये वो वाला टाइगर नहीं था। अच्छा। हाँ, ये वो अलग अलग घटना है। हाँ, वो 1946 वाला अलग है, लेकिन उसका भी जिक्र किया, तभी तो मुझे मालूम है कि उन्होंने कहा मेरी बहन के लिए खतरा बन जाएगा। तो वो घटना अलग थी कि उसमें उन्होंने सिर्फ रास्ता उतर के लिया था। ये मेरे साथ जंगल नूर में ही, हाँ कहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पैरों में, वो उनको मालूम नहीं चला, घर में मिट्टी साफ करते हो कि यार लाल मिट्टी कैसे लगी, क्योंकि उतर के लाल मिट्टी के इलाके में चले गए। अगले दिन देखा तो जहां उतरे वो कर्व ले रहे, वहां पे टाइगर के लेटने के निशान, वो मतलब बैठा हुआ था। इनके सिक्स सेंस ने रोका था इनको। तो
मतलब जो मैं बता रहा हूँ जैसे सुपरस्टिशन उन्होंने स्वीकार किया है, हाँ नहीं सुपरस्टिशन उन्होंने स्वीकार किया है। देखिए 3 गोली लेके जाना हाँ, भाई और चंपावत उसे में जस्टिफाई भी करना जस्टिफाई कि करना मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जो ऐसा ऐसा करते 5 हैं। कर लेके जाते हैं है ना उनके मामले नहीं, हाँ कॉर्बेट के मामले में सांप मार रहा था। नहीं सांप मारना था हाँ। सांप मारना अलग मैटर था हम्म, जो उन्होंने मारा हम्म, किंग कोबरा मारा था हम्म। वो 3 गोली लेके जाते थे तभी तो चंपावत में गोली खत्म हो गई हाँ, 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 तहसीलदार सही की कहा, बंदूक ली हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये हाँ, गोली याद नहीं लेके जाते थे याद है। और दूसरी बात तब उन्होंने बोला कि मेरा एक दोस्त है वो 5 गोली लेके 5 जाता गोली लेकर के है ना हाँ, तो इनका मतलब 3 का हिसाब था तो अंधविश्वास बहुत सारे थे। आप है बारिश हो रही